लास्ट के प्रोग्राम में आपने देखा कि एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्यों है और क्या वजह है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को बनाया गया और उनको क्रिएट किया गया। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आपने ये जानी कि एक्चुअली सी की हिस्ट्री क्या है, कि सी किन लैंग्वेजेस के बाद डेवलप की गई और उन्हें किस सिनारियो में डेवलप किया गया, मेन रीज़न क्या था सी को बनाने का और उनको क्रिएट करने का। आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि एक्चुअली सी का एक फर्स्ट प्रोग्राम अगर आपको क्रिएट करना तो आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आपकी कंप्यूटर को प्रोग्राम समझ में किस तरीके से आता है और कंप्यूटर कैसे उसको गेन करता है और आउटपुट किस तरीके से मिलता है और कौन से वो रास्ते हैं, वो तरीके हैं जिनसे आप उन प्रोग्राम्स को अपने कंप्यूटर पर चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। ओके, किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के 3 स्टेजेस होते हैं। कोई भी प्रोग्राम जब डेवलप होता है तो 3 स्टेजेस में डेवलप होता है। सबसे पहला होता है राइटिंग द प्रोग्राम, जिसे हम सोर्स कोड कहते हैं। इसे मैं अभी आपको क्लियर करूँगा। सेकंड होता है कॉम्पिलेशन ऑफ द सोर्स कोड और तीसरा होता है एग्जीक्यूशन ऑफ मशीन कोड। ठीक है, इसे कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं सो उस प्रोग्राम को हम सोर्स कोड कहते हैं। मीन्स जो भी प्रोग्राम आपने लिखा वो प्रोग्राम सोर्स कोड कहलाता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि फेसबुक का सोर्स कोड किसने लिखा है, सो आप कहेंगे मार्क जकरबर्ग ने। ओके, मीन्स उसका जो प्रोग्राम है वो रिटन बाय मार्क जकरबर्ग। सो उसका जो सोर्स कोड है वो एक्चुअली लिखा है मार्क जकरबर्ग ने। यही आप कहना चाहते हैं। सो जब भी मैं कहता हूँ राइटिंग द प्रोग्राम, मीन्स प्रोग्राम जो लिखा हुआ है वो उसका सोर्स कोड है। ओके, सेकेंड होता है कॉम्पिलेशन ऑफ द सोर्स कोड। मीन्स आपने सोर्स कोड तो लिख लिया पर ये सोर्स कोड आपकी मशीन को यानी सीपीयू और ओएस को समझ में नहीं आएगा। जब मैं कहता हूँ मशीन तो उसका सीधा सा मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस सीपीयू। ओके, सो जो आपने सोर्स कोड लिखा है वो आपने लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में, ए से लेकर जेड तक और 0 से लेकर 9 तक। जो आपकी मशीन है उसे समझ में नहीं आया, क्योंकि मशीन को तो बाइनरी समझ में आता है 0 से 1। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस आप उसे दे रहे हो या जो प्रोग्राम आपने किया है, जो आपने सोर्स कोड क्रिएट किया है, वो सोर्स कोड आपने जिस काम के लिए बनाया है वो काम आप कंप्यूटर से करवा ही नहीं सकते, क्योंकि कंप्यूटर को समझ में ही नहीं आएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं उससे। सो कंप्यूटर को ये बात समझाने के लिए आपको एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा जो आपके प्रोग्राम को मशीन कोड में चेंज करे। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम कॉम्पिलेशन कहते हैं, जो सेकंड स्टेज होता है। मींस जो भी प्रोग्राम आपने सोर्स कोड जो भी आपने क्रिएट किया है, अब उस सोर्स कोड को आपको मशीन कोड में क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, उसका मशीन कोड आपको जनरेट करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा। आपको प्रीवियस वीडियो में याद होगा मैंने आपसे कहा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरीके का ट्रांसलेटर होती हैं जो हमारी बात को मशीन तक पहुंचाती है। सो जब मैं ये कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर होती हैं। इसका मतलब होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेटर होते हैं जो हमारे सोर्स कोड को मशीन कोड में जनरेट करते हैं या मशीन कोड में चेंज करते हैं, 0-1 की फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपना लैपटॉप ऑन कर लीजिए, तो एक्चुअली आप लैपटॉप ऑन नहीं करते हैं, आप उसके अंदर की मशीनरी को ऑन करते हैं। जब आपको फ्रिज ऑन करने को बोला जाता है, आप फ्रिज ऑन नहीं करते हैं। जब आपको कोई बाइक स्टार्ट करने को बोला जाता है तो जनरली हम बाइक स्टार्ट नहीं कर रहे होते, एक्चुअली हम इंजन स्टार्ट कर रहे होते हैं और एक जनरल टर्म्स में हम उसे कहते हैं कि हमने बाइक स्टार्ट कर ली। ठीक उसी तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो ट्रांसलेट नहीं करती। हम जनरली कहते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ ए ट्रांसलेटर। एक्चुअली ट्रांसलेटर जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक पार्ट है और हमारे पास 3 तरीके के ट्रांसलेटर्स होते हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर। इसमें से असेंबलर जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। मीन्स अगर आप किसी सोर्स कोड को असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे तो उसको मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के लिए आपको असेंबलर की रिक्वायरमेंट होगी। और आपके पास फिर 2 बचते हैं, दैट इज़ कंपाइलर और इंटरप्रेटर। सो सवाल ये उठता है कि अगर आपके पास एक ट्रांसलेटर है
सो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए तो आपको दो की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, मीन्स आपको पास अगर कंपाइलर है तो आपको इंटरप्रेटर क्यों चाहिए, और अगर आपके पास इंटरप्रेटर है तो आपको कंपाइलर क्यों चाहिए। सो वो इसीलिए क्योंकि इंटरप्रेटर हर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, मीन्स वो फर्स्ट लाइन को ट्रांसलेट करेगा, उसमें कोई एरर होगी तो वहाँ रुक जाएगा, फिर आपको बोलेगा फर्स्ट लाइन के एरर को ठीक करो, फिर वो सेकंड लाइन को ट्रांसलेट करेगा, थर्ड लाइन को ट्रांसलेट करेगा, थर्ड लाइन में कोई एरर होगा तो वो फिर वहाँ रुक जाएगा। सो ये आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। जबकि कंपाइलर आपके पूरे के पूरे सोर्स कोड को, चाहे आपने कितना भी बड़ा सोर्स कोड लिखा, उसे एक ही बार में ट्रांसलेट कर देगा और आपको एक साथ बता देगा कि किस किस लाइन में एरर है, ताकि आप उसे एग्जीक्यूट कर सकें उस प्रोग्राम को, ताकि आप उसे मशीन कोड में चेंज कर सकें, ताकि आप उसे EXE फाइल में बना सकें। सो ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस कॉम्पिलेशन प्रोसेस कहलाता है, जब हम सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज करते हैं। ओके, आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि कंपाइलर जो होता है वो आपका C और C++ में यूज़ हो जाता है, इस तरह की लैंग्वेजेस यूज़ करती है। PHP जो है वो आपके इंटरप्रेटर को यूज़ करता है, जबकि जावा और पाइथन ये दो ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो आपका इंटरप्रेटर भी यूज़ करती हैं ट्रांसलेटर के लिए, और कंपाइलर भी यूज़ करते हैं, मीन्स दोनों के दोनों ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं अपनी सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज करने के लिए। ओके, क्लियर है आपको? आपके पास तीन ट्रांसलेटर हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कंपाइलर और आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, पर पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट करता है। ये प्रोग्राम ये जो क्वेश्चन है वो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जब आपके पास कंपाइलर है तो आपको इंटरप्रेटर की क्या रिक्वायरमेंट है, और जब आपके पास इंटरप्रेटर है तो आपको कंपाइलर की क्या रिक्वायरमेंट। तो आपको वहाँ डिफरेंस बताना पड़ेगा कि इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है हर एक प्रोग्राम को, और जो आपका कंपाइलर है वो आपके प्रोग्राम को एट वंस एक ही बार में पूरा का पूरा ट्रांसलेट कर देता है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी प्रोग्राम डेवलप करने के लिए 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहला सोर्स कोड, फिर उस सोर्स कोड को आप कंपाइल करते हैं, मींस मशीन कोड में चेंज करते हैं, और वो EXE फाइल में बदलता है जब आप उसे किसी को शेयर करना चाहते हैं। मींस लिखा हुआ प्रोग्राम आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, सो आप जनरेट की हुई जो .exe फाइल है उसे आप शेयर करते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर की तरह। सो कंप्यूटर को समझाने के लिए, उसको मशीन कोड में बदलने के लिए आपको सोर्स कोड को चेंज करना पड़ता है, और वो जो चेंज करने का प्रोसेस है दैट इज़ कॉम्पिलेशन ऑफ द सोर्स कोड और एग्जीक्यूशन ऑफ द मशीन कोड। जब ये आपका सोर्स कोड चेंज हो जाता है मशीन कोड में, सो ये थर्ड प्रोसेस होता है एग्जीक्यूशन ऑफ द मशीन कोड। और जब मैं बात करता हूँ आपके मशीन की, तो मशीन का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस CPU। ओके, आप जनरली कंप्यूटर को मशीन बोलते हैं, पर कंप्यूटर मशीन नहीं होता है। मशीन का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और CPU। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लिनक्स हो सकता है, आपका यूनिक्स हो सकता है, आपका मैक हो सकता है, आपका विंडोज़ हो सकता है। सो जो मशीन कोड आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जनरेट कर रहे हो वो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करेगा। मीन्स जो 01 आप जनरेट कर रहे हो, 01 हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग है। आप समझ रहे हैं, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपका जो मशीन कोड है वो अलग होता है। ओके, जब आप कोई प्रोग्राम, आपने ये जो स्टेजेस देखिए, तीनों स्टेजेस के लिए सबसे पहली स्टेजेस है कि आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। सो क्या आप नोटपैड में प्रोग्राम लिख सकते हैं? क्या आप वर्डपैड में प्रोग्राम लिख सकते हैं? क्या आप MS वर्ड में प्रोग्राम लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। पर क्या इन सारे जो आपके वर्डपैड है या आपके जो भी MS वर्ड है या आपका नोटपैड है, ये क्या आपके प्रोग्राम को कंपाइल या एग्जीक्यूट कर सकता है? नहीं कर सकता। आप सिर्फ प्रोग्राम लिख सकते हैं। सो आपको इन प्रोग्राम्स को कंपाइल कराने के लिए, तीनों स्टेज से गुजारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिसे हम कहते हैं IDE, मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके, सो इसी IDE में आप अपना प्रोग्राम लिखेंगे जो आप रन करेंगे, कंपाइल करेंगे, और जिससे आपका मशीन कोड जनरेट होगा और आपको आपका आउटपुट मिलेगा। सो IDE स्टैंड फॉर द इंटीग्रेटेड
डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ आके जुड़ जाती, दैट इज़ टूगेदर। ऑल थिंग्स प्रेजेंट इन द सेम सॉफ्टवेयर, दैट मीन्स इंटीग्रेटेड। डेवलपमेंट जहाँ पर हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं, मीन्स प्रोग्रामिंग। इस सेंस में, हमारे सेंस में हो जाएगा डेवलपमेंट का मतलब प्रोग्रामिंग। और इन्वायरमेंट मीन्स सॉफ्टवेयर। ओके, आपको क्लियर हो गया। और ये जो आपका आईडी है, जो आप आईडी यूज़ करते हैं, ये अलग अलग कंपनीज बना के आपको देती हैं। तो कितने तरीके की आईडी होती हैं, कुछ आईडी का हम एक आइडिया ले लेते हैं कि जैसे सबसे पहले जो आपका सबसे कॉमन जो आपका आईडी है वो है टर्बो सी प्लस प्लस या टर्बो सी, जो बोरलैंड नाम की कंपनी ने बनाया है। कोड ब्लॉक जो बहुत सारी कंपनीज ने मिलकर एक साथ बनाया है। देव सी प्लस प्लस जो सेकेंड नंबर पे आता है टर्बो सी प्लस प्लस के बाद या टर्बो सी के बाद, सी के प्रोग्राम रन करने के लिए, जिसे ब्लड शेड कंपनी ने बनाया। माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया विजुअल स्टूडियो कोड, जिसे हम VS कोड भी कहते हैं। और एप्पल ने डेवलप किया है एक्स कोड। इस पूरे सीरीज़ में हम जिस आईडी का यूज़ करेंगे वो है विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, आईडी हमारे प्रोग्राम लिखने के तरीके को बहुत इजी कर देता है, बहुत आसान कर देता है। वो आप देखेंगे कि हम किस तरीके से प्रोग्राम लिखते हैं और आईडी कितना इजी कर देता है हमारे प्रोग्राम लिखने के वे को। एक्चुअली जो भी स्पेशल डेवलपर होते हैं या जो भी बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामर्स होते हैं जिन्हें बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखने होते हैं, वो सभी आईडी का यूज़ करते हैं। आईडी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के लिए नहीं होता है, इनमें वो सारा इन्वायरमेंट देकर आप इसमें किसी भी तरीके की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे विजुअल स्टूडियो कोड में आप पाइथन भी कर सकते हैं, आप सी भी कर सकते हैं, आप C++ भी कर सकते हैं, आप इसमें HTML की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। आपको जस्ट उसका इन्वायरमेंट जनरेट करना होता है। वो हम समझेंगे प्रैक्टिकल के टाइम पे कि एक्चुअली वो क्या होता है। पर इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में जो हम प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हैं, जो हम सीरीज़ बनाएंगे, उनमें हम यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड का। और विजुअल स्टूडियो कोड में ही हम अपने सारे के सारे प्रोग्राम डेवलप करेंगे और हम उन्हें बनाएंगे। जो लोग एप्पल या मैक रखते हैं वो आपके एक्स कोड का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ओके, सो प्रीवियस स्लाइड पे हम फिर से जाएंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि एक प्रोग्राम किस तरीके से लिखा हुआ होता है। सो जब भी आप कोई सी का एक प्रोग्राम का फॉर्मेट की बात करेंगे तो इस फॉर्मेट को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। सबसे पहला होता है आपका हेडर फाइल, जहाँ पे आपको 2 हेडर फाइल देनी होती है। उसके बाद होता है आपका मेन फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या होता है इसे मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। और उसके बाद होता है आपका बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, मीन्स इन करली ब्रेसेस के अंदर जो भी आप लिख रहे होते हैं वो आपकी बॉडी होती है। CLR, SCR, printf, get ch, इसके इस करली ब्रेसेस के अंदर मेन फंक्शन के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो आपका बॉडी ऑफ द प्रोग्राम होता है। ओके, सो जो आपने ये हेडर फाइल यूज़ की, आपने यहाँ पे 2 हेडर फाइल लगाई है, दैट इज़ #include_stdio.h एंड द #include_conio.h। ओके, सो ये जो .h लगाया है ये रिप्रेजेंट करता है हेडर फाइल को। और हेडर फाइल जो होती है वो एक तरीके का ट्रेजर होती है, एक तरीके का खजाना है, जहाँ पर वो सारे प्री प्रोग्राम्स हैं जो आपको आपकी आईडी बनाने वाली कंपनी डेवलप करके देती है। आप इसे कुछ इस तरीके से समझिए कि जैसे मेरे पास CLR, SCR है, या मेरे पास मेन फंक्शन है, या मेरे पास प्रोग्राम में कुछ आउटपुट कुछ मैसेज को स्क्रीन पर प्रिंट कराने का फंक्शन है printf। ये सारे फंक्शंस जो है, ये सारे प्रोग्राम जो है, पहले से ही मुझे आईडी ने, जो जिस आईडी को मैं यूज़ करूँगा उस आईडी ने मुझे पहले से ही बना कर दिए हैं और वो इन सारी हेडर फाइल्स के अंदर रखे हुए हैं। ओके, इसे कुछ इस तरीके से समझिए कि जो अभी आप इन हेडर फाइल्स को देख लीजिए। यहाँ पर 2 हेडर फाइल्स हैं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। #include_stdio.h आपकी हेडर फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनके अंदर फंक्शंस हैं। सो एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम, जब भी आप कोई किसी फाइल को सेव करते हैं, मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट फाइल बनाई तो उसका एक्सटेंशन txt होगा। आपने कोई पेंट ब्रश पर कोई डिज़ाइन बनाई, पिक्चर बनाई तो .bmp एक्सटेंशन में से होगा।
आप कोई ऑडियो फाइल लिख रहे हैं, आप कोई ऑडियो फाइल है, कोई सॉन्ग वगैरह, तो MP3 में होगा, कोई वीडियो है तो वह MP4 में होगा। उसी तरीके से हेडर फाइल का एक्सटेंशन हमेशा .h होता है। आप यहाँ देख सकते हैं MP3 एक्सटेंशन है आपकी ऑडियो फाइल का। इस तरीके से आप हेडर फाइल के एक्सटेंशन को उनको पहचान सकते हैं। जैसे हमारे नाम में हमारा लास्ट नेम या हमारा सरनेम होता है, जो हमारे रिलीजन को दर्शाता है, हमारी कंट्री को दर्शाता है, हमारे ये बता देता है कि हम किस जगह से बिलोंग करते हैं या हम किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। वैसी हेडर फाइल ये बताती है कि जो हेडर जिस जो एच जो है वो हेडर फाइल को बताता है। और हेडर फाइल एक्चुअली एक ट्रेजर है, एक तरीके की लाइब्रेरी है, जिसमें वो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, प्री डिफाइंड प्रोग्राम है जिन्हें आप यूज़ करना चाहते हैं। अब इसे समझिए कि जैसे सपोज़ मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपको एक प्रोग्राम क्रिएट करना है जो किसी भी नंबर का पावर बता दे, मीन्स उसकी पावर आपके सामने रख दे। जैसे मैं चाहता हूँ कि आप, जैसे किसी यूज़र ने 2 इंटर किया तो आप बता दें 2 की पावर 2 मीन्स 4 हो गया, या 4 लिखा तो 16 बता दें। सो इस प्रोग्राम को क्रिएट करने के 2 तरीके हैं। एक ये कि आप स्टेप बाय स्टेप लॉजिक लिखें कि ये प्रोग्राम किस तरीके से लिखा जाएगा, और उस प्रोग्राम को लिखने के बाद आप पूरा लॉजिक लगाकर एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम बनाएं और उसमें पूरा लॉजिक इंटर करवाएं। दूसरा ये कि आप हेडर फाइल का यूज़ कर लें। ओके, सो हेडर फाइल सिर्फ यही नहीं है stdio.h या conio.h। stdio मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और conio मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। ये दोनों हेडर फाइल्स यूज़ होती हैं आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए, आपको आउटपुट दिखाने के लिए। और इन्हीं की तरह एक हेडर फाइल है make.h, जिसमें आपको एक फंक्शन मिलेगा, दैट इज़ पावर फंक्शन। इस फंक्शन का यूज़ करके आप बड़े आराम से 2 लाइन में वो प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली जो भी नंबर आप लिखेंगे, एक नंबर के बाद वो उसकी पावर में चला जाएगा। मीन्स आपने लिखा 2 पावर 2, मीन्स जो आपका पहला वाला नंबर जो है वो आपकी पावर के बाद लिखे हुए नंबर के ऊपर चला जाएगा। ओके, सो आप लंबी चौड़ी प्रोग्रामिंग ना करके पावर फंक्शन का यूज़ करके, या स्क्वायर रूट निकालना उसका, या आपने ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की होगी, सो इन सब को आपको पूरा लेंदी प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, बड़े शॉर्ट तरीके से आपका पूरा प्रोग्राम जनरेट हो जाएगा। सो फंक्शंस वो तरीके होते हैं, वो प्रोग्राम होते हैं जो पहले से ही क्रिएट किए हुए होते हैं, और ये होते हैं आपकी हेडर फाइल के अंदर। इसे कुछ ऐसे समझिए कि अगर मुझे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है CLR SCR, सो ये, और इसके आगे पैरेंथेसिस लगा हुआ है। फंक्शन की पहचान होती है, प्री डिफाइंड प्रोग्राम जो होता है उनकी पहचान होती है कि उनके आगे पैरेंथेसिस लगे हो। आप देख सकते हैं मेन के आगे पैरेंथेसिस लगा है, आप देख सकते हैं आपके CLR SCR के आगे पैरेंथेसिस लगा हुआ है, आपके जो प्रिंट है वो उसके आगे पैरेंथेसिस लगा हुआ है। सो ये पैरेंथेसिस बताता है कि ये प्रोग्राम पहले से ही डिफ़ाइन किया गया, इसका कोड आपको नहीं करना। CLR SCR आपने जो पहले प्रोग्राम रन किया उस प्रोग्राम के आउटपुट को हटाने के लिए होता है, क्लियर स्क्रीन। सो अगर ये नहीं होगा तो हमें इसके लिए भी एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। प्रिंट फंक्शन जो यूज़ होता है वो जो आपको सी के थ्रू आपको स्क्रीन पर यूज़र को कोई मैसेज देना उसके लिए यूज़ होता है। तो अगर आपके पास प्रिंट फंक्शन नहीं होगा तो प्रिंट कराने के लिए भी आपको एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। सेम getch होता है जो प्रोग्राम को रोकने के लिए होता है, एग्जीक्यूशन के लिए होता है। अगर आप getch का यूज़ नहीं करेंगे तो उसके लिए भी आपको एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा जो आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन दे सके। ठीक है, उससे ये हो जाएगा कि अगर आपको सिर्फ हेलो सी लैंग्वेज प्रिंट कराना है तो वो प्रॉपर प्रोग्राम आपका 150-200 लाइन का बनेगा, जबकि CLR getch printf मेन फंक्शन इस तरीके के फंक्शंस को यूज़ करके आपने इस प्रोग्राम को 3 लाइन में बना लिया। ओके, सो हेडर फाइल, अभी आप सिर्फ इतना समझिए, ये सारी चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि ये जो हेडर फाइल आप देख रहे हैं, इन हेडर फाइल्स के अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स हैं जिनको यूज़ करके, जिनका सिर्फ नाम यूज़ करके आप उन्हें कॉल कर सकते हैं और वो अपना जो भी जिस काम के लिए वो बनाए गए हैं
वो उस काम को करके आपको दिखा देंगे। ओके, वो चाहे मैथमेटिकल हो, चाहे इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ हो रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे हेडर फाइल्स आपके पास हैं, जैसे stdio.h जो है वो आपको इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में हेल्प करता है, जिसके अंदर printf और scanf डिफाइंड है। ओके, आपका string.h जो है वो स्ट्रिंग लेंथ को डिफाइन करता है। जैसे मान लीजिए आप कोई पासवर्ड है वो शॉर्ट रखते हैं, उतना बड़ा नहीं बनाते जितना बड़ा आपको प्रोग्राम में मांगा जा रहा है। जैसे जीमेल में आप 6 नंबर का पासवर्ड डालेंगे तो आपसे कहेगा कि आपको 8 डिजिट का डालना है। सो वहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ जो आपका फंक्शन है उसका यूज़ हुआ है, क्योंकि स्ट्रिंग लेंथ जो होता है वो स्ट्रिंग की लेंथ को रिकॉग्नाइज कर लेता है। सो ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसे लिखना नहीं पड़ा। ओके, और वैसे ही आपका IO स्ट्रीम है जो आप C++ में यूज़ करेंगे, सो वो printf और scanf की जगह पर सीन और सी आउट का यूज़ करता है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसी हेडर फाइल्स हैं जो आपको मिलेंगी। आपको ग्राफिकल GUI प्रोग्राम्स बनाने के लिए आपको हेडर फाइल मिलेगी, और भी बहुत सारी तरीके की हेडर फाइल्स मिलेगी जिनको आप आगे प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। इन हेडर फाइल्स को यूज़ करके प्रोग्रामिंग बहुत आसान और बहुत ईजी हो जाती है। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।